जो एडेड को मैंने उनको प्रॉमिस किया है, थोड़ा देखना पड़ेगा अगर वो नेशनल टेम्पलेट बन सकता है नहीं, क्योंकि एमपी में भी हमने देखा था वो लाडली बहना योजना के फॉर्म में। तो अगर ये हर स्टेट में होता है तो उसका उसका स्पाइरल इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए मैं बजट को डायरेक्शनली बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट ग्रोथ करी है बजट में। इन्वेस्टमेंट जो बजट था 11 लाख करोड़ के ऊपर था पिछले बजट में, तो मार्केट को बहुत पसंद आया था। इसलिए जितने आपके एनर्जी स्टॉक्स हैं, ईपीसी स्टॉक्स हैं, कैपिटल गुड स्टॉक्स हैं, पीएसयू में जो कैपिटल गुड स्टोरी है, इन्वेस्टमेंट स्टोरी है, पावर स्टोरी है, उसको काफी फिलअप मिला था। तो अगर पॉपुलिज्म से वहां पे थोड़ी कटौती होती है तो एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं डी रेटिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ये जो स्टॉक्स हैं एनर्जी स्पेस में, रेलवेज में, सब ये सब सारी शायद बहुत सारी अच्छी न्यूज प्राइस कर चुके हैं। तो कोई भी अगर आप पॉपुलिज्म में अगर थोड़ा करते हैं और इसको बैलेंस कर लेते हैं तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा बैलेंसिंग, जैसे डिफेंस बजट थोड़ा कम होता है या थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें बाकी इन्वेस्टमेंट में कम मिलता है, तो थोड़ा सा एक डी रेटिंग का मेरे हिसाब से रिस्क है। बट एक फाइन रोड है, जैसा जैसा आप बोल रहे हैं, जिसे जिसे गवर्नमेंट को वॉक करना है। और थोड़ा सा फिस्कल स्पेस है, चाहे वो आरबीआई का डिविडेंड रहा हो, चाहे वो जीएसटी के आंकड़े रहे हो, और चाहे वो ओवरऑल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बहुत अच्छा रहा है। तो थोड़ा सा स्पेस है, गवर्नमेंट कितना यूज करती है एक बार में या इसको प्रोग्रेसिवली करती है, ये देखने वाली बात। सही है। महाराष्ट्र वगैरह में जिस तरह की स्कीम्स बजट में अनाउंसमेंट हुआ, पॉपुलिज्म का तगड़ा ओवरडोज है। अगर वही रोड मैप है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, तो मामला थोड़ा सा दिक्कत वाला होगा। और ये पॉपुलिज्म इन ल्यू ऑफ क्या वो तगड़े केपेक्स स्पेंड जो कर रहे थे अब तक, जो हाईलाइट बना हुआ था इस मोदी रिजीम में, मोदी 2.0 में खास तौर पे, क्या उससे कंपनसेट करेंगे पॉपुलिज्म को? वो बड़ा सवाल। वैसे केपेक्स पे स्पेंड बढ़ते बढ़ते आ गया था 10 लाख करोड़ पे पिछले फुल बजट पे, 25% का ईयर ऑन ईयर जंप था। ये इंटरिम में थोड़ा सा, हालांकि इंटरिम था तो कितना रीड थ्रू करूं, लेकिन उसमें 11% का ही जंप था। देखते हैं इस बार, अब एक्चुअल पिछली बार 10 लाख से इस बार कितना आउटले सामने रखा जाता है। लेकिन गुरमीत, ये सब ठीक है, अब तो गैस एस्टिमेट्स हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं सेक्टोरल आऊंगा आपसे रुझान जानने के लिए, लेकिन रिकॉर्ड उच्चतम स्तर, बढ़िया 24,400 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे भारतीय बाजार चलते हुए। ऐसे में रूम फॉर एरर तो है नहीं बजट के लिहाज से। आप मार्केट की पोजीशनिंग कैसी रीड कर रहे हो? आप लोग का कंप्लीट सर्कल में निफ्टी को लेकर, मार्केट्स को लेकर अब इन स्तरों पे कैसा व्यू है? कितना कंफर्ट लेवल है अब इन स्तरों पर वैल्यूएशन के फ्रंट पे? तो लार्ज कैप स्पेस में जो, अगर मैं टॉप 100 स्टॉक्स की बात करूं, और अगर थोड़ा और उसको स्पेसिफाई करूं कि 1 लाख करोड़ के ऊपर जो मार्केट कैप है, वहां पे अभी भी पॉकेट्स हैं जहां पे वैल्यूएशन रीजनेबल है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, कुछ एफएमसीजी नेम्स हैं, कुछ कंज्यूमर नेम्स हैं, कुछ एक जगह थोड़ा करेक्शन आया है। हालांकि बाजार ने न्यू हाई बनाया है, बट थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिला है। कुछ अच्छी एनबीएफसीज हैं यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट है। लेकिन जैसे ही आप निफ्टी मिड कैप पे जाते हैं, जैसे 101 से अगर आप 250 जाते हैं, तो लगभग 90%, 90 स्टॉक्स 150 में से 40 के ऊपर फॉरवर्ड पी पे है। तो ये एक मुझे लगता है थोड़ा सा रेड फ्लैग है कि अगर आपके 60% स्टॉक्स इंडेक्स के 40 के ऊपर अर्निंग पी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो कुछ जगह अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। यही अगर आप स्ट्रेच करेंगे स्मॉल कैप में, तो वो नंबर शायद लगभग लगभग 62-63% है। तो ये बताता है कि थोड़ा सा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है जैसे ही आप टॉप 100, टॉप 50, 150 स्टॉक्स के नीचे जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ सारी स्पेस खराब है, थोड़ा सा बस सिलेक्टिव रहने की जरूरत है। कई बार हम सिक्लिकल बिजनेस को कंज्यूमर का वैल्यूएशन दे देते हैं। 2003 से 7 में भी हमने जितने बड़े बड़े नाम थे, पुज लॉयड था, लैंडको था, जीएमआर था, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी प्लेस थे, हम उनको बहुत हाई वैल्यूएशन दे रहे थे। ये 70-80 का अर्निंग मल्टीपल सिक्लिकल्स में सस्टेन नहीं होता है लंबी पीरियड में। और बहुत जगह शायद जो ऑर्डर बुक है, चाहे वो डिफेंस में है, चाहे थोड़ा रेलवे में है, कुछ पीएसयू में, बहुत जगह प्राइस में, तो थोड़ा सा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। थोड़ा सा आप रोटेट कर सकते हैं जहाँ पे आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया है। पीएसयू में भी कुछ स्टॉक है जो अभी भी 16-18 टाइम अर्निंग्स पे है, जैसे एनर्जी में एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, कुछ गैस ओरिएंटेड स्टॉक्स है, क्योंकि गैस शायद जीएसटी में आएगा फ्यूचर में। ऐसा मुझे लगता है, ये बहुत बड़ा री-रेटिंग हो सकता है। तो थोड़ा सा रोटेशन करिए, और 5-7%, 10% अगर आपके पास ड्राई पाउडर है, कैश है, तो कोई बुराई नहीं है। ये बात सही है। लॉजिकली तो रेड फ्लैग्स बहुत पहले से हैं, पर देखिए ना फ्लोज कैसे चैनलाइज हो रहे हैं। हमारे देश में थोड़ी क्वालिटी की कमी है, तो ऐसे में सारा का सारा पैसा कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की तरफ जाता चले जा रहा है, और वो वैल्यूएशन रिच होते ही चले जा रहे हैं। अच्छा, एसआईपी का अभी आज ही दोपहर में डेटा आया है, फिर नए रिकॉर्ड उच्चतम हाईस पे एसआईपी फ्लोज। कंप्लीट सर्कल के पास भी खूब पैसा आ रहा है क्या गुरमीत? अभी भी फ्रेश पैसा आ रहा है क्या? हाँ नहीं, फ्रेश फ्रेश पैसा आ रहा है, रिटेल भी आ रहा है और लमसम भी आ रहा है। और ये एक बाजार का एक ट्रेंड है जिसने सब कुछ डिफाइन किया है। आज ही मैंने अपने 15 साल में एफआईएस को माल बेचते हुए और इंडेक्स को नया हाई बनाते हुए तो नहीं देखा है। तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट है। आप देखिए 500-600 करोड़ हर महीने से बुक में ऐड हो रहा है, नए इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं। और अभी भी सिर्फ अगर आप एसआईपी देखेंगे तो 3.5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं। अगर ये नंबर आप कंपेयर करेंगे कितने लोग ड्रीम 11 खेलते हैं, तो शायद 18 करोड़ लोग खेलते हैं। तो ये नंबर बढ़ेगा। और मेरा ये मानना है कि जो रिटेल की, जो मैं इसको सुनामी बोलता हूँ, हर साल लगभग $1 बिलियन
SIP बुक बढ़ता जाएगा। अगर आप 500-600 करोड़ को मंथली लेंगे तो नंबर 6-7 हज़ार करोड़ होता है। तो आपका ये नंबर 2-3 साल में और बड़ा होने वाला है। ये नंबर आपको 40-50 हज़ार करोड़ दिखेगा और 2 से 3 साल में। तो मार्केट मैं 3-4 साल, 5 साल के व्यू को लेके चिंतित नहीं हूँ। स्ट्रॉन्ग रिटेल अर्निंग्स इक्विटी मार्केट में आएँगी और थोड़ा-सा हम लोग कैपिटल मार्केट प्लेस को लेके हमेशा ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रहे हैं। फाइनेंशियल्स में हम उनको बाय एंड फॉरगेट स्टॉक्स बोलते हैं, चाहे वो डिपॉजिटरी है, चाहे वो आरटीएस हैं। थोड़ा-सा एक्सचेंज और ब्रोकिंग में थोड़ा-सा सेटबैक आ सकता है अगर सेबी डेरिवेटिव्स पे कुछ एक्शन ले। बट जो प्योर कैपिटल मार्केट प्ले है, जो एन्युइटीज़ प्लेस ज़्यादा है, ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम्स कम है, वहाँ पे व्यू कंस्ट्रक्टिव है। अच्छा, 1-2 सवाल। पहले तो ड्रीम 11 में आपने टीम बनाई क्या कभी? और दूसरा, ये बात ठीक है, वो एफआईआईस को कंपनसेट करने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, पर उनका वापस आना भी ज़रूरी है। वो दिल से लौट नहीं रहे हैं। हाँ, वो सेलिंग की जो इंटेंसिटी थी वो रिड्यूस हो गई, बीच में बाइंग के इंस्टेंसेस आते हैं, पर जो पैसा गया था, वो वापस आ ही नहीं रहा है। क्या कारण है? इसके 2 कारण हैं। एक तो टैक्टिकल पैसा चाइना में गया पिछले 3-4 महीने में। आप देखिए चाइना मार्केट में भी अगर आप चाइना का लेवल देखें तो पिछले 3-4 महीने में अच्छा डबल डिजिट रिटर्न वहाँ आया है। तो थोड़ा-सा टैक्टिकल था जिसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी सेल इंडिया बाय चाइना की। उससे मैं थोड़ा हॉट मनी बोलता हूँ। कुछ पैसा जो होता है वो 10 ईयर यूएस जब भी थोड़ा-सा हार्डन होता है क्योंकि यूएस में रेट कट नहीं हुआ। बाज़ार उम्मीद कर रहा था कि जून में शायद पहला कट आएगा, वो आया नहीं। तो 10 ईयर यूएस वापस से 4.5% की तरफ गया। उससे इमर्जिंग मार्केट फ्लोज़ थोड़े से इम्पैक्ट होते हैं जो कि क्वांट ड्रिवन होते हैं, मॉडल ड्रिवन होते हैं, जो बॉन्ड यील्ड को फॉलो करते हैं। तो वो थोड़ा हुआ। तो तीसरा मुझे लगता है गाइस थोड़ा-सा एक केस ऑफ मिसिंग आउट भी है, थोड़ा मिस आउट भी हुआ है उनसे बहुत सारे पॉकेट्स में। वो पीएसयूज़ में कभी बहुत ज़्यादा नहीं थे, डिफेंस में उनका एलोकेशन कम था। वो ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स में और कंज्यूमर स्पेस में थे। वहाँ रिटर्न थोड़ा सबड्यूड रहा शुरू की रैली में, अभी तो कैच अप हुआ है। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है वैल्यूएशन का है कंसर्न है। तो अगर ये इवेंचुअली 100% आएगा तो एक जो मेट्रिक मैं ट्रैक करूँगा एफआई फ्लोज़ के लिए वो 10 ईयर यूएस बॉन्ड और रेट कट है यूएस में। अगर 10 ईयर यील्ड 4 के नीचे आती है या 4 के आस-पास आती है, अभी वहाँ से 30-40 पैसा ऊपर है और यूएस में अगर पहला रेट कट सितंबर में होता है, करीबन 70% की प्रोबेबिलिटी है, तो एफआईआईस की बाइंग शायद दिवाली के पहले आ सकती है। अच्छा गुरमीत, गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र बोल रहा दिल्ली स्टूडियो से। ये जो क्वार्टरली अपडेट्स बैंकों के आए और आई थिंक जो हमारे लिए उत्साह का विषय है वो उनके लिए एक चैलेंज का विषय है। सेविंग का पैसा जो बड़ी तीव्र गति से म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा रहा है, जो इक्विटी मार्केट्स को चेस कर रहा है। कासा डिपॉजिट्स का आई थिंक 150-200 बेसिस पॉइंट रिड्यूस होना, डिपॉजिट्स को आई थिंक अट्रैक्ट करना बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। थोड़ा 2-3 क्वार्टर्स जो है वो टफ टाइम होंगे बैंकों के लिए, आप मानते हैं इस बात को? वीरू मैं ये एग्री नहीं करता हूँ कि स्टॉक मार्केट वाला पैसा की वजह से डिपॉजिट ग्रोथ इम्पैक्ट हो रहा है। ये आई थिंक बहुत जनरलाइज़ करना होगा। आप जून का इन्फ्लो देखिए, अभी जून के आंकड़े आए हैं म्यूचुअल फंड के, 40,000 करोड़ का फ्लो है म्यूचुअल फंड में महीने का। 40,000 करोड़ से बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट 200 लाख करोड़ है। फ्रैक्शंस में भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि खाली इक्विटी मार्केट से लिंक्ड है। मार्जिनल इम्पैक्ट होगा इक्विटी मार्केट का। लोग थोड़े और savvy हुए हैं और थोड़ा-सा डिपॉजिट ग्रोथ टाइट है सिस्टम में। उसका दूसरा कारण ये भी है कि सेविंग रेट भी कम हुआ है देश में। थोड़ी स्पेंडिंग बढ़ी है मिडल क्लास की, स्पेशली जो जेन ज़ी जिसे हम बोलते हैं, वो बढ़ा है और बैंकिंग ना फ्रैक्शनल बैंकिंग में चलता है। क्रेडिट ग्रोथ से ही डिपॉजिट आता है। तो मुझे लगता है थोड़ा ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया है मार्केट में। इनफैक्ट जितना क्रेडिट ग्रोथ होगा, जितना वो जीडीपी ग्रोथ होगा, उतना पर कैपिटा बढ़ेगा, उतना उतना बैंक में लिक्विडिटी आएगी। तो मेरा ये मानना है कि सिस्टम लिक्विडिटी थोड़ा-थोड़ा बेटर होगा और डिपॉजिट ग्रोथ चैलेंजिंग रहने वाला है, कॉस्ट ऑफ फंड्स के हिसाब से भी और क्रेडिट ग्रोथ के हिसाब से भी। इसलिए आपने देखिए जो भी एनबीएफसीज़ हैं, अगर आप ट्रैक करेंगे बजाज फाइनेंस को, पूना वालों को, चोला को, उनकी जो की लेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, लैप है, लैस है, वर्किंग कैपिटल लिमिट है, यूज्ड कार लोन्स है, सब में 1 से 1.5% की दरों में बढ़ोतरी हुई है पिछले 3 महीने में। तो जैसे-जैसे कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आएँगे, आपको ये प्रॉब्लम थोड़ा-सा देखते हुए मिलेगी। तो ये जनरलाइज़ करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बट जो डिपॉज़िट में शाइन करेगा, ये लायबिलिटी लेड आउट परफॉर्मेंस होगा। जैसे आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक का बहुत रोबस्ट डिपॉज़िट ग्रोथ रहा है इसके साथ तो परफॉर्मर है। एक्सिस बैंक बहुत अच्छा कर रहा है। एचडीएफसी बैंक थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है मर्जर के बाद, तो वो आपको भाव में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आपकी जो लायबिलिटी फ्रैंचाइज़ है, वो आपको डिफरेंशिएट करेगी अगले फ्यू क्वार्टर। ये बात मैं एग्री करता हूँ। अच्छा गुरमीत, आज जो यूपी सरकार का निर्णय है, इनफैक्ट जो 4 तारीख को लिया गया, हाइब्रिड क्रेडिट स्टेशंस को वेव ऑफ कर देना, अल्टीमेटली आई थिंक ये निर्णय एक और लिहाज से महत्वपूर्ण है। हमने अपने आई थिंक ढांचे को समझा, मतलब कि हमारा एक जो आई थिंक ड्राइवर है या फिर जब जिस प्रकार की हमारी यात्राएं होती हैं 400-400 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर, उसमें हम एक कंप्लीट ईवी पर ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब आपको ये, मेरे ख्याल से मैं ग्रैंड विटारा की अगर आपको इंस्टेंस रखूँ तो करीब करीब एक फ्यूलिंग में ये शायद 900 से 1000 किलोमीटर कवर करती है। इस प्रोडक्ट पे मारुति ने बहुत काम किया। आज की इस खबर को और मारुति इन पर्सपेक्टिव रखते हुए आपका व्यू क्या है इस वक्त? मेरा अभी भी मानना थोड़ा जल्दी है। हम लोग ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं ईवी हाइब्रिड को लेके। अभी भी आप नंबर देखिए, मारुति का नंबर देखिए। मारुति साल महीने का 1,80,000 गाड़ी बेचा उसने, अभी जो अपडेट आया जून का।
उसमें से जो सीएनजी है और हाइब्रिड है, उसका अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो अभी भी अर्ली डबल डिजिट है। आप एक्सपोर्ट तो अब मारुति क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है मैं अगले 4-5 साल में सीएनजी को 6 लाख यूनिट ले जाऊँगा साल का, एक्सपोर्ट को 300 यूनिट ले जाऊँगा। मतलब मैं 9 लाख गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 23 लाख गाड़ियाँ साल की बेचूँ। वो अभी भी 40% की बात कर रहा है गाइडेंस में। तो बाज़ार अभी थोड़ा-सा ज़रूर एक्साइट होगा क्योंकि ड्यूटी कम होगी तो, क्योंकि एक डिफरेंस जो वीरू रहा है ना एडॉप्शन में, कॉस्ट रहा है। आज अगर आप एक हाइब्रिड कार लेते हैं तो वो 3, 4, 5 लाख रुपए ज़्यादा कॉस्ट करती है, अगर आप इनोवा की बात करें। 2 ढाई लाख रुपए अगर आप मिड सेगमेंट की बात करें। उतनी की फ्यूल सेविंग होती है 4-5 साल में। तो वो मैट्रिक्स जो है वो अब, क्योंकि अगर ड्यूटीज़ कम होगी तो जो फाइनल कॉस्ट का गैप जितना कम होगा उतना एडॉप्शन बढ़ेगा। और मैं एग्री करता हूँ कि शायद इंडिया में फ्यूचर हाइब्रिड हो वर्सेस प्योर ईवी। सेकेंडली मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है बहुत सारी ऑटो एंसिलरी में, क्योंकि जैसे हम सब क्लीन एनर्जी कर रहे थे 3 साल पहले, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, फिर हमें रियलाइज हुआ कि एनर्जी चाहिए जब वॉर हुआ यूएस, तो आपकी ट्रेडिशनल एनर्जी कंपनीज ने अच्छा करना किया। ऐसे ही मुझे लगता है जो ट्रेडिशनल ऑटो एंसिलरीज हैं, जो आईसी इंजन के पार्ट्स बनाती हैं, वहाँ पे पिछले 4 साल में कोई कैपेक्स नहीं हुआ। तो कोई आप फैब्रिकेशन की कंपनी देखिए, फॉर्जिंग की देखिए, टूलिंग की देखिए, जो कंपनी इंडस्ट्रियल केबिन्स बनाती है वो देखिए, कोई कैपेक्स नहीं है। यूक्रेन सेकंड लार्जेस्ट मार्केट था ऑटो इंजन पार्ट्स का, वहाँ पे वॉर हुआ है। चाइना पूरा ईवी में मूव किया है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है मुझे इनफैक्ट आईसी इंजन पार्ट कंपनी। ऑलरेडी देखिए उनो मिंडा ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, उनका पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है। तो जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं जैसे मदरसन सुमी है, जो समरदेना सुमी है, ल्यूमैक्स है, सोना बीएलडब्ल्यू है, जो पावर ट्रेन करती है, मुझे लगता है काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको यहाँ पे बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलेगा, क्योंकि बल्क ऑफ द सेल अभी भी ट्रेडिशनल आईसी इंजन की ज्यादा है, 70-80% उससे भी ज्यादा है इंडस्ट्री। ओके, चलिए भाई, अभी हाइब्रिड ईवी को लेकर, उसकी सक्सेस को लेकर उस कंक्लूजन पे जंप करना जल्दबाजी होगी। तो नेट वीरू, पेट्रोल गाड़ी पे दाव लगाने का फैसला आपका गलत नहीं था, यही आप गुरमीत से सुनना चाहते थे ना? हम देखिए, हम कितने समझदार हैं तीनों। डीजल पाजी के पास है, आपके पास भी डीजल, मेरे पे पेट्रोल। आप किसी कंक्लूजन में जंप ही नहीं करें। गुरमीत, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मजा आता है आपको सुनकर।